Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Elements of Accountancy Standard 11 Commerce of Part 2. Chapter 2 Depreciation Accounts, that is session number 1. In different sessions we discuss different of the points related to the elements of accountancy. Part 1, that is totally based on our basics with the help of that primary entries, journal entries we can say, and lastly the trial balance. Also in part 2 I started the conventions, that is different principles of accounting and some of the information of the Cinema system. Today I am going to start the chapter that is related to the depreciation. This word maybe that is not new for you. आपको मालूम है depreciation क्या है? We can say in simple language in Gujarati घसारो. When you are utilizing any asset, right, there must be depreciation. That means depreciation is one type of the expense. But which type of the expense is this? ये एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है? राइट, इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंस. यस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस. ऑल्सो it is directly connected with some of the things. Yes, it is connected with some of the things, we can say with the fixed assets. Okay, also we can say there is a provision regarding that one. Yes, this one particular depreciation is a provision. ये शुरू में आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर वर्क कैसे करता है. तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन. पहले हम ये 3 देखेंगे: इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फोर्थ वन हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर दिस ईयर, लेकिन आई विल गिव द स्मॉल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वन एंड देन आफ्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन. राइट, सो दिस आर दी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंट्स. लेट्स स्टार्ट. Introduction part. Different kind of fixed tangible assets like machines, furniture, building, vehicle, computer, also nowadays laptop, mobile phone, etc. are used. Right? As you know that one, all these things are used in a business on a regular basis. Right? That is in trade business. So each asset has its own useful life. आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उसकी एक लाइफ होती है. सिंपल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको. व्हेन यू आर परचेजिंग अ पेन फ्रॉम द मार्केट, सी उसके अंदर रिफ़िल ख़त्म हो जाती है, दूसरी रिफ़िल डालते हैं, तीसरी डालते हैं, चौथी, पाँचवीं रिफ़िल जाएगी. उसके बाद उसकी कोई ना कोई तरीके से हमें वो यूज़ करना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है शायद इन आवर सिंपल लैंग्वेज कि वो घिस चुका है. अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ हमें नहीं करना है. राइट, सो हर एक पर्टिकुलर चीज़ है उसकी एक लाइफ होती है. वैसे ही एसेट की खुद की एक यूज़फुल लाइफ है. तो द यूज़फुल लाइफ इज़ बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड फॉर विच इट कैन बी यूज्ड. तो वो भी डिपेंड करता है दैट पर्टिकुलर यूज़, राइट, और उसका टाइम पीरियड. ड्यू टू द यूज़ ऑफ द एसेट इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस when you are going to purchase or you have that particular asset, so it will not give the same result what the particular machine or that asset gave in last or in different years, past years. right, पिछले सालों में उसने जो भी परफॉर्मेंस दिया है शायद वो अगले सालों में नहीं दे सकेगा या प्रेजेंट में भी नहीं दे सकता है. द रिजल्ट इज दैट बिकॉज एफिशिएंसी उसको डिक्रीज होती है. कोई पण वस्तुની कार्यक्षमता घटे, वी कैन से दैट कैपेबिलिटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द यूज. बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर यूज द कैपेसिटी विल डिक्रीज, सो सिंपली एफिशिएंसी विल डिक्रीज. सो ड्यू टू द व्हाई दिस एफिशिएंसी डिक्रीजेस, ड्यू टू द नेचुरल और फिजिकल फैक्टर्स. कई बार कुछ ऐसा होता है चीज़ों पर कुछ नेचुरल इफेक्ट होता है, कई बार फिजिकल भी उसके ऊपर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो बोथ फैक्टर्स, नेचुरल एंड फिजिकल फैक्टर्स विल डायरेक्टली अफेक्ट दिस टाइप ऑफ द पर्टिकुलर एसेट. समटाइम्स ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, समय ख़त्म हो जाता है, और ड्यू टू इनोवेशन, कुछ नया आता है तो पुराना भूलना पड़ता है ना, तो दैट इज़ द आउटडेटेड थिंग्स, उसको हम भूल जाते हैं क्योंकि इनोवेशन आया है. द वैल्यू ऑफ एसेट कीप्स डिक्रीजिंग. सो सी वंस अगेन, नेचुरल फिजिकल फैक्टर्स है, सम ऑफ द टाइम बेसिस वर्क है, और कुछ नया आ रहा है, तो इन सभी को मिला के शायद कुछ ना कुछ एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी 101%. समटाइम्स in spite of having good physical condition of assets, the use of old assets becomes expensive due to the emergence of new and more efficient assets. तो कई बार ऐसा है एसेट का काम अच्छा है, एसेट कुछ अच्छा दे रही है, दैट मीन्स के आउटकम इज गुड वॉट एवर द पर्टिकुलर थिंग्स आर देयर, बट सम ऑफ द रीजन्स के उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है. द रीज़न इज द इमर्जेंस ऑफ द समथिंग न्यू, इमर्जेंस ऑफ द न्यू एंड मोर एफिशिएंट एसेट्स. हम पुराना फ़ोन बंद कर देते यूज़ करने का, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि हमें ये फ़ोन कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें जो फीचर्स है
राइट, वो पुराने हो चुके हैं, कुछ नए फीचर्स के साथ कुछ नया है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द न्यू फोन, दैट्स वाई वी आर परचेजिंग द न्यू थिंग्स, राइट। और हमारी बिजनेस की बात करें तो मशीन्स है, लैपटॉप, सब कुछ आता है। मशीन्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो यूज़ करने के लिए हम परचेस करते हैं वो लंबे समय के लिए करते हैं। सो अगर उसकी कंडीशन अच्छी है फिर भी हमें उसको बदलना पड़ता है, द रीज़न इज दैट न्यू एंड मोर एफिशिएंट एसेट्स आर देयर इन द मार्केट। सिंपल, आप मोबाइल का ही एग्जांपल याद रखना। सो ड्यू टू दिस रीजंस द लाइफ ऑफ एसेट बिकम्स फिनिट दैट इज वी कैन से लिमिटेड। ये सभी रीजंस को मिला के आप चलो तो शायद कोई भी एक एसेट है उसकी लाइफ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, 5 साल 10 साल बस बहुत हो चुका, राइट, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अब ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में नहीं चलता है। सो बिकॉज ऑफ द एनी ऑफ द अबव स्टेटेड रीजंस व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस, ये सब रीजंस के साथ चलो, एफिशिएंसी जब कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स की कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है और कंसिक्वेंटली द यूजफुल वैल्यू ऑफ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एंड परमानेंटली डिक्रीजेस, तो उसकी वैल्यू भी डाउन होती है, साथ में उसका जो भी वर्क है वो भी डिक्रीज होता है। सो वी कैन से इट इज़ अ डेप्रिशिएशन। सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। तो इन शॉर्ट सिंपली वी कैन से that whenever the total amount of the any asset decreases after using that one constantly permanently, that is called depreciation। कोई भी एक एसेट है उसकी ईयर बाय ईयर जब उसका यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करने के बाद उसकी जो यूज़फुल वैल्यू है वो कम हो जाएगी कॉन्स्टेंटली एंड परमानेंटली, उसको हम डेप्रिशिएशन बोलेंगे, राइट। वो 5 साल 10 साल बस बहुत हो चुका, उससे ज़्यादा नहीं होता। ओके, सो लेट्स सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, काटा। एज पर हिम डेप्रिशिएशन इज द ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज। लुकिंग आफ्टर दिस वन वंस अगेन, ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज, यानी ये टेम्पररी बेस पर नहीं है, इट विल बी ग्रेजुअली एंड परमानेंटली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एनी रीज़न। तो कोई भी रीज़न को साथ लेके हमारा जो भी एसेट का टोटल अमाउंट है उसकी वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जाएगी। इट विल बी नॉट डायरेक्टली 25%, नो, नॉट एट ऑल, only and only gradually, year by year the amount will decrease, that is called depreciation, total amount of the our asset. Second one, Spicer and Pagler. Depreciation may be defined as a measure of exhaustion of the effective life of an asset. सो इट्स अ वन टाइप ऑफ द मेजर, हम उसको माप सकते हैं, हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, किसके लिए, ऑफ द एग्जॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट। तो कोई भी एसेट है वो कब उसका टोटली यूज़ हो जाएगा वो हमें मेज़र करना है, वो हमें हमारी तरह से यूज़ करके, हमारी जो भी हम पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करके हमें उसका मेजरमेंट करना है। और ये क्यों, ड्यू टू एनी कोज, कोई भी रीज़न, कोई भी कारण, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, specific 1 year, 2 year, 3 year, whatever. So depreciation is simply a measurement or a measure of the exhaustion. एग्जॉस्ट हम बोलते हैं, निकाल देना, उसको रिमूव कर देना, राइट। सो दैट इज समथिंग एग्जॉस्ट ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट। वो इफेक्टिव लाइफ कितनी है वो डिपेंड करता है आप कौन सी एसेट कौन से यूज़ में कितने समय तक परचेज करने वालों और कितने समय तक उसका यूज़ करने वालों व्हेन यू आर परचेजिंग दैट वन। It is for the any case, course or during a given period. So this is the information as per the Carter and Spicer and Pagler. Two definitions are there. Let's complete and finish with the some of the basic information related to this both depreciation related meaning and definition. From the above definitions we can say, or it can be understood that the permanent reduction in the value of asset is a depreciation. यानी जो भी आपकी एसेट है उसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है, रिडक्शन होता है, दैट इज डेप्रिशिएशन, राइट। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, हर रोज़ उसका आप यूज़ करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, हाँ, हर रोज़ आप उसका यूज़ करते हो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years में भी उसकी वैल्यू बाजार में कम होगी बिकॉज यू आर यूजिंग दैट वन, देयर इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएशन। अब आप सिंपल सोचो, मैंने एक नया बाइक परचेस किया,
मैं शोरूम में से निकल कर बाइक लेके बाहर निकला। मैंने बाइक 10-15 किलोमीटर घुमाया, घर पहुंचा। दूसरे दिन सुबह मैं बाइक वापस देने के लिए गया। आई डोंट वॉन्ट टू कीप दिस बाइक विथ मी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ दिस। वो बाइक वापस तो लेगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि वो तो शोरूम है ना, क्योंकि वो तो नया बाइक बेचता है। अब आपका बाइक पुराना हो चुका एक दिन, अब वो सेकंड में जाएगा, यानी कि उसका जो प्राइस वैल्यू 87,000 है वो कम होकर शायद 82 हो जाएगा। मे बी इट इज़ नॉट 101% के 82 होगा, वो 86 में भी जा सकता है, 85 में भी जा सकता है, 87 में तो नहीं जाएगा, दैट इज़ फिक्स, 101% दैट इज़ फिक्स, बिकॉज उसके ऊपर कुछ ना कुछ यूज़ का डेप्रिसिएशन लगा है, राइट। 86,500 भी जा सकता है, लेकिन 87 तो नहीं जाएगा, राइट, दैट्स द थिंग। ये ऐसा मैं इतना विश्वास से इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप परचेस करते हो, उसका यूज़ शुरू हो गया तो भी पुरानी हो चुकी है, राइट, वो सेकंड हैंड हो जाती है। सो वो डेप्रिसिएशन कब कहा जाएगा, परमानेंट डिक्रीज होगा उसमें, लॉन्गर टाइम पीरियड है। लेकिन ये एक दिन की बात है, राइट, कोई मशीन परचेस किया, उसका यूज़ ही नहीं किया और हम वापस करें तो मे बी यू विल गेट द बेनिफिट, राइट। लेकिन अगर आप उसका थोड़ा बहुत भी यूज़ कर लेते हो तो फिर वो एक दिन पुराना हो जाएगा। कीप इन माइंड थिंग्स, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, कीप इन माइंड, ये होता है एवरी टाइम, ओके। सो एट द एंड ऑफ सर्टेन ईयर्स एसेट बिकम्स यूजलेस, समटाइम्स इट हैपन्स, थोड़े ईयर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद 5 ईयर्स से 3 ईयर्स कोई चीज़ के लिए, तो एसेट का काम बहुत कम हो जाता है, यूजलेस हो जाता है कई बार, फॉर डिटरमाइन स्पेसिफिक यूज़ एंड ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने उसको परचेस किया है वो ऑब्जेक्ट उसका फुलफिल नहीं होगा, वो यूजफुलनेस उसका कम हो जाएगा या नील हो जाएगा। दैट्स वाई वी कैन से कि द पर्टिकुलर एसेट इज नॉट गिविंग द आउटपुट, राइट, एज पर दी अवर रिक्वायरमेंट। तो 3 साल के बाद आप कोई भी मशीनरी का आउटपुट देखो, टेक्नोलॉजिकल है तो कुछ नया आ जाएगा, तो भी उसको हमें निकालना पड़ेगा, तो यूजलेस हो जाएगा। सो डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस, याद रखना डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, ये 5th चैप्टर में आपको आएगा, राइट, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों की। सो ये जो है रिलेटेड एक्सपेंस जो है डेप्रिसिएशन, वो टाइम के बेस पर चलता है और वो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट, एज पर्टिकुलर नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। याद रखना एज नॉन कैश एक्सपेंस, ये नॉन कैश एक्सपेंस है और वो हमें रेवेन्यू एक्सपेंस से हम उसको बोलते हैं। और आपको मालूम है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, चैप्टर 1 में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होगा, कैश में से हम उसका पेमेंट कुछ भी नहीं करते, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज पेड बाय कैश और पेड बाय चेक, लेकिन हम कुछ पे नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। एंड ऑल्सो द थिंग इज देयर, इट इंडिकेट्स रिडक्शन इन यूजफुल वैल्यू, जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू डाउन करता है, राइट, कोई भी एसेट की। सो थस इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्यों उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, व्हाई इट इज़ डेबिटेड, एक चीज़ तो नक्की है, एक चीज़ तो डिसाइडेड है कि वो एक्सपेंस है तो डेबिट ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए जाता है कि वो जो एसेट है, राइट, उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन देके डिक्रीज करता है। तो दीज आर द सम बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है याद रखना, वो एक नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, राइट, वो उसका यूज़ होने से जितना भी ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना उसका पर्टिकुलर यूज़फुलनेस कम हो जाएगा, राइट। वो सिंपल चीज़ आप एक सिंपल चीज़ समझ लो, मेरी मशीनरी मैंने परचेस की, हर रोज़ मैं उसको एक शिफ्ट में काम करवाता हूँ 8 घंटे में, उसका टोटल यूज़ हर रोज़ 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, 10 साल उसको मैं ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ, ऐसी कंपनी की गारंटी है, ये दिमाग में उतार लेना। एक मशीन मैंने परचेज़ किया, हर रोज़ मैं उसको 8 घंटे यूज़ करूँगा तो 10 साल तक वो चलेगा, दैट इज़ द थिंग। अब डेप्रिसिएशन उसमें काटोगा, 10 साल तक मैं उसको यूज़ कर सकूँगा। लेकिन जब भी ऐसा हुआ कि मार्केट में शायद मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और मैंने उसका यूज़ 8 से बढ़ाकर 16 कर दिया, यानी 2 शिफ्ट में काम करवा रहा हूँ, वैसे भी फैक्ट्री होती है 3 शिफ्ट में काम होता है, मैंने 2 शिफ्ट में करवाया, तो उसका यूज़ डबल हो गया है ना डियर स्टूडेंट्स, उसका यूज़ हो गया अब 8 से 16, तो नेचुरल थिंग है उसका जो भी ईयर्स है 10 साल का वो कम होकर 5 साल हो जाएगा। यह एग्जाम्पल बरसों बरस याद रखना, यही आपको समझाता है कि आपकी मशीन की डेप्रिसिएशन जो भी होती है वो वैल्यू डाउन क्यों होती है। आपने यूज़ बढ़ा दिया तो बट नेचुरल थिंग है ना, उसका यूज़ बढ़ेगा तो उसका यूज़फुलनेस कम हो जाएगा,
10 साल से वो 5 साल हो गया क्योंकि मैंने काम डबल कर दिया। अगर सोचो मैं 3 गुना कर दूँ, तीनों शिफ्ट में काम करवाता हूँ, 8 3 24, राइट, 24 घंटे उसका काम शुरू रहता है और प्रोडक्शन चालू रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 10 साल का काम था वो 5 से कम हो गए, वो 2.5 या 3 साल तक हो जाएगा। हम 3 साल तक बोल सकते, 3 साढ़े 3 साल। सो दैट इज़ द थिंग, राइट, ये याद रखो, ये है डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हियर इट इज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स एसेट्स। डियर स्टूडेंट्स, this particular depreciation is always there on the fixed assets. Okay, how? See, depreciation is to be calculated on fixed tangible assets, right? It is always on fixed assets, also tangible assets, visible assets. Thus these assets are known as depreciable assets. ये भी उतार लो अपने दिमाग में कि जो भी टेंजिबल एसेट्स है उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, और जिस एसेट्स के ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स, यानी घसारा पात्र मिलकतों। यानी वी कैन से कि वॉट एवर और विच एवर यूज ऑफ दैट एसेट्स आर देयर, बिकॉज ऑफ द यूसेज whatever amount will decrease, that is depreciation, and those assets on which the depreciation is there, that is called depreciable assets. जो भी assets हम यूज़ करते हैं और उसके ऊपर depreciation लगता है उसको बोलते हैं known as the depreciable assets. Besides this, intangible assets like patent, copyright, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इनविजिबल एसेट्स है, आर ऑल्सो ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ। ये भले ही हम उसको देख नहीं सकते वो टेंजिबल एसेट है नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है, फिर भी ग्रेजुअली उसकी अमाउंट कम होगी, लेकिन उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ, मांडी वाड़ू, रिमूव दैट वन फ्रॉम द ईयर। रिमूव वर्ड हमारे लिए बराबर नहीं, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं रिटर्न ऑफ, मांडी वाड़ू, राइट, दैट इज़ ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग देयर एस्टिमेटेड लाइफ। तो उसकी भी लाइफ होती है, जैसा पेटेंट है, ट्रेडमार्क है तो 3-3 साल तक चलता है, उसके बाद उसकी हमको रीलाइसेंस करना पड़ता है, री इश्यू करना पड़ता है, तो उस टाइम की जितनी भी वैल्यू हो वो हमको कम करनी पड़ती है, बिकॉज वी पेड द अमाउंट ऑन द स्पॉट, हमने सब अमाउंट पे कर दिया है, तो फिर हर साल 3 साल तक उसकी अमाउंट ग्रेजुअली हमको डाउन करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, दैट इज वी कैन से रिटर्न ऑफ दैट एस्टिमेटेड लाइफ। सो डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एंड लिक्विड एसेट ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक, डेटर्स एट्सेट्रा। इसके ऊपर कोई भी टाइप की हमारी बिजनेस में कोई भी कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की नहीं होती है, यानी करंट एसेट्स और लिक्विडिटी और लिक्विड एसेट्स जिसको बोलते हैं उसके ऊपर कोई भी टाइप का डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता है, दैट इज द थिंग, ओनली एंड ओनली ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट वन, यूजफुल वैल्यू। डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स continuous and permanent reduction in the useful value of assets। यानी कि डेप्रिसिएशन आपको क्या बताए, what depreciation shows, it indicates and shows continuous and permanent reduction। वो कम नहीं होगा, समझ लो आपने मशीन यूज़ नहीं किया है, डजेंट मैटर, you have to deduct, you have to reduction or make the reduction of the amount of the depreciation। तो indicates the continuous and permanent reduction, वो रहेगा सालों साल इन द यूजफुल वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी उसको यूजफुल वैल्यू उसमें ये कम होगा। थर्ड वन, डेप्रिसिएशन दैट इज ऑन टाइम बेस। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस, हमने ऊपर भी पढ़ा, वो एक टाइम रिलेटेड एक्सपेंस है, सालों के साल चलता है, 5 साल 10 साल जो भी आपने डिसाइड किया, ऐसा नहीं है कि 30 साल तक नहीं चलता। कोई एसेट आपकी हो, राइट, आपका मशीनरी अच्छा हो तो लंबे समय तक उसका आउटपुट रहता है, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी के जो तौर है उसको देख के चले तो 10 साल इनफ है। तो डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, रेवेन्यू एक्सपेंस। एज अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलरेडी द डिस्कशन वाज देयर इन आवर पर्टिकुलर डेफिनेशन कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का वो रेवेन्यू एक्सपेंस है विद इन द 1 ईयर, और अदर थिंग दैट इज नॉन कैश। ओके, सो दैट्स वाई इट इज डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, रिटर्न ऑफ अमाउंट, निकाल जाना, टू रिमूव दैट वन, मांडी वाड़ू। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
डेप्रिसिएशन इज़ नॉट पेड इन कैश लाइक सैलरी एंड रेंट। ये चीज़ याद रखना है, डेप्रिसिएशन कभी भी हम एक्सपेंस के तौर पर लेते हैं, लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है। इट इज़ नॉट पेड बाय कैश और नॉट पेड बाय चेक, वो हम पे नहीं करते लाइक सैलरी एंड रेंट, है ना। जो भी एक्सपेंसेस है, कोई भी ले लो, वेजेस ले लो, कोई भी एक्सपेंस लो, वो एक्सपेंस की तरह ये डेप्रिसिएशन कैश में पेड नहीं होता है, फिर भी एक्सपेंस है, राइट, फिर भी वो एक्सपेंस है, याद रखना। नेक्स्ट वन, तो वो अमाउंट रिटर्न ऑफ होती है एवरी ईयर। 6.1 यूज ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कंजप्शन अलॉन्ग विथ टाइम। वॉट एवर द यूज, वॉट एवर द कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट इज देयर, इट इज डिडक्टेड ऑन दैट बेसिस एंड ऑल्सो द टाइम इज नॉट डिटरमाइंड। बट हाँ, ये हम डिटरमाइन नहीं करते, लेकिन जब आप एसेट परचेस करते हो, टाइम इज़ नॉट डिटरमाइंड इन द सेंस के वो कितने साल तक चलेगा वो तो हमें मालूम है, एस्टिमेटेड वैल्यू हम निकाल देते हैं, राइट। लेकिन जब भी आप एसेट्स का यूज़ करते हो, सो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कंजप्शन। जितना आप ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि टाइम मैंने बोला कि 10 साल का है, लेकिन अगर आप एक्चुअली 10 साल की वजह डबल यूज़ करते हो तो 5 साल में वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो टाइम इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द परचेस, राइट, एंड इट इज़ गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी चीज़ आप परचेस करो तो वही बोलता है इसकी वैल्यू इतनी है, इतने समय तक चलेगा, राइट। दैट इज़ अप्रोक्सीमेट, राइट, दैट इज़ वन टाइप ऑफ द वैल्यू दैट वी कैन से इट्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, so use of asset is totally based on consumption and with time. Next one, 7.1, at the end of accounting year, generally amount of depreciation is deducted from the value of assets at the end of an accounting year. यानी कि 31 मार्च को, राइट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो डिडक्ट की जाएगी। 1 अप्रैल से 31 वो प्री डिटरमाइंड टाइम है, प्री डिसाइडेड टाइम है। तो डेप्रिसिएशन टोटली आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें से हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं उसके लिए अलग अलग मेथड है, वो हम देखेंगे, 10 या 12 मेथड है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हम देखेंगे, राइट, इन फ्यूचर में भी वी विल गेट द 3 और 4 एक्स्ट्रा। लेकिन अभी के लिए आपकी जो 2 मेथड है वो थोड़ा डिस्कशन मैंने हमारे 6 चैप्टर में भी किया था, राइट, जो रिटर्न डाउन मेथड आई थी उसके समय मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। सो अकाउंटिंग पीरियड के तौर पर लास्ट डे 31 मार्च को ये अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे। और लास्ट वन, प्रोविजन दैट इज जोगवाई। इसके बाद का चैप्टर है, आपको मालूम पड़ेगा इसमें क्या करना है। डेप्रिसिएशन इज़ वन काइंड ऑफ प्रोविज़न, यानी कि ये जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो वन टाइप ऑफ प्रोविज़न है, उसका बेनिफिट आपको होगा। यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविज़न बिकॉज सी यू डिडंट पे द अमाउंट बाय कैश, तो उतना तो एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम आया, तो फिर ये जो एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो इसका कोई तो यूज़ होगा ना, राइट। तो दैट इज़ द प्रोविज़न एंड वी विल यूज़ दिस अमाउंट, राइट, टू परचेज न्यू मशीनरी। एक्चुअली ये प्रोविज़न इसलिए क्रिएट हुआ है कि हमें नई मशीनरी परचेज करनी है, तो उस टाइम पे हम करेंगे, वो 3rd चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए वो एक प्रोविज़न है, राइट। So you can utilize that one in the future also. So simply this is the information of the meaning and appreciation, meaning and definition of depreciation, characteristics. Now moving towards the next one, that is necessity or objectives of the provision for depreciation. हालांकि ये इस साल के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी में जरूरी है, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ और थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेसिक दे देता हूँ कि depreciation is a different kind of expense than other routine expenses of trade and business, right? So simply different of the expenses are there in our business, so like that particularly this type of the, right, expense related to the assets are quite different than the other. सैलरी से अलग है, राइट, कोई पर्टिकुलर कोई एक एक्सपेंस ले लो आप, राइट, जैसे कि हमने उस टाइम पे जब ट्रायल बैलेंस बना तो कई एक्सपेंसेस आपके लिए नए थे, राइट, तो वो कोई भी एक्सपेंस ले लो, चलो कॉमन में वेजेस ले लो, तो ये वेजेस, सैलरीज, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, राइट, कोई भी टाइप का आप प्रीमियम भरते हो, राइट, वो उस सबसे ये पर्टिकुलर एक्सपेंस अलग है। It is not cash expense like rent, salary, wages etc. which are paid in respective accounting year, right? तो ये तो एक साल में आप भर देते हो, हालांकि ये डेप्रिसिएशन भी एक ही साल के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर नया आता है, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस विद इन द 1 ईयर यू विल पे द अमाउंट, राइट। जो आपने काम करवाया, आपने काम किया, उसके इनकम एक्सपेंसेस तो आप वही साल में उसको
पे कर देते हो या रिसीव कर लेते हो, लेकिन ये तो कैश में नहीं है। सो इट इज़ प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट्स, तो उसको उस साल पर शुरू किया जाता है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज फॉर द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर, वो एक साल के लिए, यानी कि 2020-21 के लिए, 19-20 के लिए, उस साल के नेक्स्ट ईयर नया आएगा। Okay, so the following arguments specify the necessity or objectives of the depreciation. Let's start with first one. To be treated as business expense. हालांकि ये नॉन केस है, फिर भी रेवेन्यू एक्सपेंस जो पर्टिकुलरली है डेप्रिशिएशन, उसको रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर में और नॉट पेड इन कैश, एक ही अकाउंट है और एक साल में उसको लिया जाता है, लेकिन वो कैश में पेड नहीं होता है। सेकंड वन, टू नो द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। अब कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, कोई भी वस्तुનો સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ કરો તમે, તો એમાં ઘસારો લાગે, દેટ મીન્સ ઇટ વિલ બી ડેપ્રિશિએટેડ। તો પછી એમની ખબર પડશે કે આ પર્ટિક્યુલર યુઝ ઇઝ so and so. So when you are using this particular depreciation, you can easily understand. So it is essential to consider depreciation, right, to know the true and fair profit and loss, right. So that's why we can say that this profit and loss will be at the perfect level, so it will be shown or debited to the profit and loss account. So आपको अच्छा और सही प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा यानी कि यहाँ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट जो सही है वो दिखना चाहिए। आप नहीं दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ लो कि आपने डेप्रिसिएशन किया ही नहीं है, फिर 10 साल के बाद नया मशीनरी लाना होगा, तो मशीनरी जाएगा, उसका जो भी आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 5, 10, 15, 50% या 25%, जो भी मिलेगा 25% समझ लो, तो सीधे इनकम जनरेट कर लेते हो आप। लेकिन व्हाट अबाउट द न्यू मशीनरी? मशीनरी तो 100 की आती है ना, हमारे पास तो 25 है, तो बाकी के 75 कहाँ से लाओगे? ओके, सो फॉर दिस रीज़न हम डिडक्ट करते हैं मशीनरीज से और कोई भी एसेट से ऐसा डेप्रिशिएशन सालों साल नॉन कैश क्रिएट होता है और एक प्रोविजन बनती है। सो वी कैन से दैट्स अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, टू नो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये जो डेप्रिशिएशन है वो असेट्स में भी लगेगा। तो बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वहाँ दोनों साइड आइडेंटिकल टोटल आएगा, तो वो आपको शो अप करेगा डिस्क्लोज करेगा इकोनॉमिक पोजीशन। वेयर डेप्रिशिएबल एसेट्स आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिशिएशन, समझ लो कि मशीनरी आपने बताई एसेट्स में, तो माइनस जितने भी उसका अमाउंट है वो डिडक्ट कर देना। सो उससे आपको उसकी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी। सो ड्यू टू द डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स आफ्टर डेप्रिशिएशन, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स ट्रू पोजीशन। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है आपको ट्रू फेयर एंड वी कैन से प्रॉफिट, हम इसलिए बोल रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं बोल रहे, क्योंकि वी आर गोइंग टू अर्न समथिंग, दैट्स व्हाई वी रन अ बिजनेस। सो प्रॉफिट होगा वो कंप्लीटली होगा और बिजनेस की पोजीशन भी अच्छी आएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ एंटायर बिजनेस कैन बी असर्टेन, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वन। नेक्स्ट वन, टू डिटरमाइन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The simple thing is that because as per the our chapter number 5 of economics, you know that one cost of production कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री और सर्विसेज, एक्सपेंस अफेक्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होता है, सी डिफरेंट ऑफ द एक्सपेंसेस आर देयर, ओके, स्टार्टिंग विद द रॉ मटेरियल परचेज टू अप टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो कई एक्सपेंसेस बीच में आते हैं। सो सब एक्सपेंसेस प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं, तो शुड बी कंसीडर। सो लाइक अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, मशीनरी तो उस पर ऊपर लगेगा, एंड वट एवर द मशीनरीज, वट एवर द डिफरेंट ऑफ द एसेट्स यू आर यूजिंग ऑन दैट एक्सपेंसेस आर देयर, सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स आर देयर, तो यू नो दैट वन व्हाट इज डेप्रिशिएबल एसेट्स। हमने देखा जो भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम डेप्रिशिएबल एसेट्स बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ कंसिडर्ड ऑन दैट टाइम। तो कई सर्विसेज ऐसी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा है, तो उसके ऊपर फैक्ट्री के कई एक्सपेंसेस लगे, सर्विसेज के ऊपर ये एक्सपेंसेस भी लगेगा। सो लाइक अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन ऑन दैट वन यूज इन बिजनेस इज एसेंशियल टू बी कंसिडर्ड, डिटरमाइन, और वी हैव टू लुक आफ्टर दैट वन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिशिएशन लगेगा तभी आपको सही में कॉस्ट मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसका भी डिडक्शन नेसेसरी है। फिफ्थ वन, टू डिटरमाइन करेक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस। अब आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड किया ही है, तो फिर सेलिंग प्राइस भी उसके ऊपर ही डिसाइड होगा ना। सो टू अराइव एट अ सेलिंग प्राइस, वट एवर द अमाउंट यू विल सेल, मीन्स वट एवर अमाउंट द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, दैट इज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, टोटल कॉस्ट इज डिटरमाइन, एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट वन यू ऑल्सो नो, राइट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, जो भी आपको मालूम है, तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी आपको मालूम पड़ेगी। सो डेप्रिशिएशन इज इंक्लूडेड एट दैट टाइम, ओके, जब भी आप ये टोटल कॉस्ट काउंट करते हो तब। नेक्स्ट वन, टू मेंटेन कैपिटल, द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन फिक्स एसेट्स, यानी कि टोटल कैपिटल जो भी है, जो हमारे बिजनेस में हमने डाला है, राइट। सो वी कैन से द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ दैट टोटल कैपिटल इज एम्प्लॉयड
जो भी फिक्स एसेट है उसकी भी वैल्यू हम काउंट करते हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं करोगे तो फिर सिंपल थिंग एसेट्स आपकी ज़्यादा बताएगी। सही महीने में आपने 1 लाख का कोई फिक्स एसेट डाला है और सालों साल 1 ही लाख चलता रहेगा तो फिर एसेट्स आपकी बढ़ती ही जाएगी। राइट, एसेट्स बढ़ेगी तो सामने कैपिटल भी बढ़ेगा ही ना, सिंपल थिंग है ना। तो दोनों साथ में ही जाते हैं, आइडेंटिकल है। राइट, वैसे भी A इज इक्वल टू C प्लस L आपको मालूम है। सो दिस एसेट्स बिकम यूजलेस एट द एंड ऑफ their useful life, 5 साल 10 साल। सो टू acquire न्यू एसेट्स रिप्लेसिंग दिस एसेट्स कैपिटल इज नीडेड। तो अब समझ लो कि यहाँ कैपिटल कैसे यूज़ होता है, कैपिटल कैसे यूज़ होता है। तो आपको पैसा तो चाहिए, अगर समझ लो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया है, उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो गई, तो फिर नया आपको कुछ मशीन लेना, तो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आपने डेप्रिसिएशन किया है तो टोटल अमाउंट डाउन होगी, उसको हमने प्रोविज़न के तौर पर रखा है तो उसका यूज़ कर सकेंगे। एक्चुअली प्रॉफिट उसकी वजह से ही हमें कम दिखता है। अगर हम ये एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस समझ लो 5% निकाला तो भी 50,000 रुपया हो जाएगा। राइट, ये सिंपल एग्जांपल है। सो टू एक्वायर न्यू एसेट रिप्लेसिंग दिस ओल्ड वन, राइट, कैपिटल इज नीडेड, पैसा चाहिए उस टाइम पे। सो टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ कैपिटल इन बिजनेस, डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज बीइंग मेड ऑन एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो उसका स्पेशल प्रोविज़न रहता है, उसकी स्पेशल जोगवाई रहती है, जो भी अमाउंट डिडक्ट होती है वो सब प्रोविज़न के तौर पर जमा होती है, उसका यूज़ करके हम नया मशीनरी परचेस करेंगे। इसमें है हमारे सिलेबस में वो आएगा, तब हम देखेंगे कैसे इसका यूज़ होता है। लास्ट वन, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन इट इज़ कंपलसरी, यू हैव टू फॉलो द लीगल प्रोविजन। सो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन एंड इट्स रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स आर डन अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविज़न, क्योंकि इसके हिसाब से भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो भी ध्यान पर रखना पड़ेगा और लीगल प्रोविज़न को भी फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ये पर्टिकुलर 4th पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविज़न और नेसेसिटी ऑफ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने चलाया है, याद रखना। एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ तैयार नहीं करना है। उसके बाद अब आता है पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, बिल्कुल नीचे वाला, हियर इट इज़। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। परिबलों, एलिमेंट्स। डेप्रिसिएशन इज़ अ रिडक्शन इन द यूजफुल वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी आप यूजफुल वैल्यू है उसकी, उसमें कुछ भी डिडक्शन आता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। राइट, इट इज़ रेवेन्यू, एक्सपेंस, टाइम बेस्ड, debited to profit and loss account, common things are there. So causes of reduction in useful value of assets are as follows. तो these are some causes of the reduction. ये थोड़े बहुत उसके causes है, देख लेते हैं। फर्स्ट वन, use of asset. The efficiency of any asset reduces due to its use. कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ समझ लो, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, मोबाइल, ये कॉमन है ना, ये सब कॉमन बोला मैं। और फिर अब आगे आओ थोड़ा, राइट, मशीनरी, कंप्यूटर, डेस्कटॉप दैट इज़ लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, राइट, AC, कोई भी मशीनरी बड़ी हमारी ऑफिस में, हमारे स्कूल में है तो वो, राइट। अच्छा चलो हम बिज़नेस चलाते हैं, तो बिज़नेस में कौन सी मशीनरी, तो समझ लो कि एक बड़ा सा जायंट, हमने एक बड़ा सा जो आपको मालूम है कि पंखा आता है, दैट इज़ वी कैन से फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब कुछ हमारे लिए लंबे समय तक है, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़े समय के बाद कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ एनी एसेट रिड्यूसेस। राइट, ये पेंसिल आपके सामने पड़ी है, ये अभी इतनी है, थोड़ी कम होती जाएगी यार। राइट, आफ्टर सम टाइम पीरियड उसका यूज़ होता है तो वो थोड़ी और उसके बाद वो कुछ काम में नहीं आएगी। राइट, उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। सो मैंने जो साइज़ बताई उससे कम होते बहुत छोटी हो जाएगी। तो ऐसा भी मशीनरी का है, वो साइज़ छोटी नहीं होती लेकिन आउटपुट कम हो जाता है। राइट, सो रिड्यूस इज द यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर एसेट्स। सो द यूजफुल लाइफ एंड यूजफुल वैल्यू ऑल्सो रिड्यूसेस। अब एसेट की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है तो उसकी लाइफ भी कम होती है और उसकी जो वैल्यू है वो भी कम होती है ड्यू टू द रिडक्शन इन एफिशिएंसी। सो ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू रिडक्शन ऑफ एसेट शोज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, जो आप अमाउंट लिखते हो वो ड्यूरिंग द ईयर आपने यूज़ किया है उसकी वैल्यू रिडक्शन बताता है। 5% आपने यूज़ किया, 10% आपने यूज़ किया, तो हर साल आप 10% यूज़ करते हो, 10 साल के बाद वो 100% होता है, उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अभी मैंने जो बोला आपको मालूम पड़ गया होगा इजीली कि एक पर्टिकुलर एसेट पर हम हर साल 10 रुपया कम करेंगे। 100 रुपये की एसेट है तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इस साल 100
है पहले साल 10 रुपया कट किया, 90 फिर 10 रुपया, 80 फिर 10 लास्ट में 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, राइट। ये अलग अलग मेथड से यूज़ होता है, लेकिन ये सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया कि हर साल 10 रुपये हम कम करेंगे, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो। सेकंड थिंग, टाइम फैक्टर, टाइम रिलेटेड है, राइट। पहले भी हमने उसका डिस्कशन किया कि इट इज़ टाइम रिलेटेड। सो इट इज़ टाइम रिलेटेड एक्सपेंस है, तो द लाइफ ऑफ सम एसेट्स कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो कोई भी एक समय, निश्चित समय है, उस समय पर ये पर्टिकुलर जो भी एसेट है उसकी लाइफ ज़ीरो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, राइट। सो द लाइफ ऑफ सम एसेट्स ऑफ बिजनेस इज प्री डिटरमाइंड। कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट है, उसकी कई एसेट्स ऐसी होती है जिसकी हम 5 साल 10 साल यूज़ करेंगे, उसके बाद उसका रिडक्शन नक्की है, लेकिन कई चीज़ ऐसी ऑटोमेटिकली उसका काम खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं कि सम एसेट्स ऑफ बिजनेस प्री डिटरमाइंड लाइक लीज होल्ड प्रॉपर्टी, भाड़ा पटेनी जमीन આપણે કહે છે स्टूडेंट्स, राइट। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी भाड़ा पटे यानी ये हमारी खुद की नहीं है, हमने लीज पर ली हुई है। 20 साल 25 साल 100 साल 99 ईयर की लीज मिलती है गवर्नमेंट की, राइट। तो प्राइवेट लेते हो तो 10-15 साल कई बार होता है। तो सीधा एग्जांपल, लीज होल्ड मशीन्स फॉर 5 ईयर्स, तो हमने मशीनरी लीज मीन्स भाड़ा पटे ली है, लीज पर ली है, राइट। सो द यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स ग्रेजुअली रिड्यूसेस विद द टाइम, यानी 5 साल के लिए हमने लीज पर ली है तो वो एसेट्स ग्रेजुअली कम होगा, उसकी अमाउंट टोटली जो है वो भी कम होगी, एंड एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड इस वैल्यू इज कंसिडर जीरो। तो कोई भी एक निश्चित समय है 5 साल 10 साल, उसके बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज द यूजफुलनेस इज डिक्रीजिंग, एफिशिएंसी इज डिक्रीजिंग। सो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू द रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस इज रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सो कई बार ऐसा होता है कि हमने समझ लो एक लीज पर मशीन लिया हुआ है 5 साल के लिए, ये एक है, लेकिन दूसरी बात ये भी समझ लो कि जब उसका हम यूज़ करेंगे कोई भी मशीनरी का, उसकी एक यूज़फुल लाइफ डिसाइडेड है, तो ग्रेजुअली वो कम होगी जैसे जैसे टाइम पसार होगा, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल खत्म होगा। और ऑल्सो कोई एक फिक्स टाइम पीरियड है 10 साल, हर साल उसकी वैल्यू डाउन होती है और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अब आप मशीनरी लाए हो, मोस्टली मशीनरी होती है तो वो आयरन की होती है, लोखंड, राइट। तो वो मार्केट में बिकती है, उसका स्क्रैप वैल्यू भंगार कीमत આપણે કહે છે, राइट। भंगार में આપણે वस्तु આવે છે, તમને खबर है। सो इट इज़ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, उसकी डिसाइड होगी मशीन की भी, राइट। सो दिस पर्टिकुलर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस इज रिटर्न ऑफ, तो बाकी रहती जो भी कॉस्ट प्राइस है उसकी, राइट, समझ लो कि उसका जो भी अमाउंट है, राइट, वो हम रिटर्न ऑफ कर देते एज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जो भी है, राइट। तो उसका एक फॉर्मूला भी है, राइट, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो देखेंगे हम, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए उसकी पहले स्क्रैप प्राइस डिसाइड करो, एस्टिमेटेड ईयर डिसाइड करो और कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है वो भी याद रखो। सो इन दिस केस इट कैन बी सेड दैट, ये जो हमने एग्जांपल देखा, इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में, कि द कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्क्रैप वैल्यू इंडिकेट्स टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस है आपकी, समझ लो 10,000 रुपीज़, समझ लो सिर्फ 10,000 रुपीज़, डिडक्शन स्क्रैप वैल्यू, आपको मालूम है कि मार्केट में 10 साल के बाद इसका स्क्रैप वैल्यू 36 रुपये किलो के भाव पर जाएगा और शायद 4,000 रुपया आएगा, राइट। 36 रुपये के हिसाब से राउंड फिगर मैंने 4,000 बोली, 3600 होता है, 4,000 जो भी आए। तो हमारी कॉस्ट प्राइस थी 10,000, उसमें से हमने स्क्रैप वैल्यू डिसाइड की एट प्रेजेंट, दैट इज 4,000। सो इट इंडिकेट्स द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव एसेट, यानी जो भी अमाउंट आएगा, राइट, जो भी आएगा 10,000 माइनस 4,000 6,000, तो कितने साल तक चलेगा? 10 साल तक, तो 600 रुपया हुआ, 6,000 माइनस 10, तो 600 रुपया, दैट इज़ फॉर एसेट डेप्रिसिएशन फॉर दैट 1 ईयर। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, डोंट लुक आफ्टर दैट इन डिटेल, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये दिया है, आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन ये होता है, राइट। स्क्रैप प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिपेंड अपॉन द प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस। मेनी टाइम्स एसेट रिमेन अनयूज्ड, स्टिल देयर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, मैंने ये भी एग्जांपल दिया था। आप उसको लाके सिंपली जैसा है वैसे का वैसा ही रखोगे 10 साल तक, तो क्योंकि उसका वैल्यू ऐसा नहीं रहेगा कि घटेगा नहीं, हाँ, वैल्यू 101% डिक्रीज होगा। सो दिस डिक्रीज इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, तो वो भी जो डिक्रीज होगा, राइट। चलो परसेंटेज हम कम निकालो, 10 की जगह 7 निकालो परसेंटेज, 10 की जगह 6 निकालो, लेकिन उसका डिक्रीज तो होगा ही होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो दीज आर द फैक्टर्स, राइट, 2 फैक्टर्स हमने देखे। तीसरा जाते हैं हम,
ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी, ये थोड़ा आपको नया लगेगा, मीन्स इसलिए कि क्वांटिटी कैसे कम होती है देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव एसेट्स। तो कई चीज़ ऐसी होती है जो क्वांटिटी के बेस पर डिक्रीज होती है, लाइक माइंस, गैस एंड ऑयल वेल्स, राइट। जितना आप उसका यूज़ करोगे उतनी क्वांटिटी उसकी कम होगी, तो रिडक्शन इन क्वांटिटी होगा ना। जितना ऑयल निकालोगे, जितना गैस निकालोगे, जितना माइंस निकालोगे, सोने की खान है, यू नो दैट वन, कि कोई भी एक ले लो, माइंस, सब माइंस का लिस्ट होता है, तो उसमें से निकालोगे तो उतना कम ही होगा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स इज़ बेस्ड ऑन देयर साइज ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो वो जो पर्टिकुलर जो भी एसेट है वो, ऑयल वेल ले लो, तो उसकी जो वो एसेट है हमारे, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट साइज ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के ऊपर डिसाइड होगा कि हर साल आप कितनी क्वांटिटी उसमें निकालते हो, राइट। ऑयल वेल से तो कितने लीटर्स ऑयल निकलता है, राइट। उसको रिफाइंड भी करना है वॉट एवर, तो 1000 लीटर्स निकलता है, 100 लीटर्स निकलता है, 500 लीटर निकलता है, जो भी है, तो वो क्वांटिटी पर डिसाइड है। सो द यूज़ दैट इज एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स रिड्यूस देयर वैल्यू। तो जितना आप यूज़ करोगे उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल थिंग है। जितना आप ऑयल निकालते रहोगे, गैस निकालते रहोगे, माइंस में से कुछ ना कुछ निकालते रहोगे, उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। सो दिस रिडक्शन नोन एज डेप्रिसिएशन। तो जब भी ये ग्रेजुअल रिडक्शन क्वांटिटी में भी होता है तो भी उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं वहाँ पर मशीन का यूज़ नहीं होता है, यानी मशीनरी आप परचेस नहीं करते हो, शायद हम सिर्फ वो ऑयल निकालने का काम करते हैं, तो जितना हम ऑयल निकालते हैं वो भी रिडक्शन है, उसको भी डेप्रिसिएशन तौर पे दिखा जाएगा। सो इन सच काइंड ऑफ एसेट्स द डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रिडक्शन इन क्वांटिटी। तो जितना भी आप यूज़ करो उसके ऊपर, जितना भी प्रोपोर्शन आप यूज़ करते हो, प्रमाण, उसके ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर हमें उसका डेप्रिसिएशन डिसाइड करना है। सो द अमाउंट पेड इज रिटर्न ऑफ प्रोपोर्शनली एज अ डेप्रिसिएशन। जो भी आप अमाउंट टोटल रिडक्शन होता है क्वांटिटी के तौर पर, उसे आपको ध्यान पर रखना है। दैट इज सेकेंड। सो दैट इज ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, परमानेंट रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू। As and when there is a permanent reduction in market value of asset, the amount of reduction is known as depreciation. कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू परमानेंटली डाउन हो जाती है, तो वो डाउन हमको मालूम है ये होने ही वाला है, तो फिर उसको हमें डेप्रिसिएशन के तौर पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। वो कैसे होता है, तो कई चीज़ ऐसी होती है जो हमने परचेस की तब उसका भाव हाई था, अब उसको मार्केट में बेचने के लिए तो हमने परचेस नहीं किए, राइट। अगर समझ लो इन्वेस्टमेंट से तो चीज़ अलग है, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है कि मार्केट में उसके भाव कम होते जाते हैं, तो वो जो कम होते भाव है एसेट के, उसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट। तो जैसे जैसे आएगा हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट वन, एक्सीडेंट। ये बहुत प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल एस्टेट में। समटाइम्स एक्सीडेंट्स क्रिएट लॉस ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ एसेट्स। अब 10 साल के लिए हमने यहाँ पे एसेट परचेस किया, उसका यूज़ 5 साल तक किया है, राइट। बट समटाइम्स हैपन कि एक्सीडेंट हो जाता है, सो दिस रिड्यूसेस द यूटिलिटी एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो आपने 10 साल के लिए मशीन परचेस में, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, आपको मालूम है 10 साल के बाद उसकी जो भी स्क्रैप वैल्यू है 100 आने वाली है, लेकिन अब मशीन का एक्सीडेंट हो गया, यानी मशीन में कुछ खराबी आई, एक्सीडेंटली वो बंद हो गया, तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, एस्टिमेटेड लाइफ भी कम हो जाएगी, एंड कंसिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूसेस। तो एसेट की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। सो दिस रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, क्योंकि उसकी जो रियल वैल्यू थी वो कम हो गई ना। तो अभी तक हम 5-5 हज़ार रुपये कट करते, अब 6-6 हज़ार कट करेंगे, हो सकता है ना, क्योंकि हमने उसके पीछे रिपेयरिंग भी करवाया, उसके पीछे मेंटेनेंस भी करवाया, तो सब उसमें इंक्लूड होगा, तो ये अमाउंट उसकी कम हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी अमाउंट डिक्रीज होगी उसका हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन 2, मीन्स डेप्रिसिएशन भी बोलेंगे। नेक्स्ट वन, न्यू इनोवेशन एंड रिसर्च इज समथिंग न्यू। सो एट टाइम्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन यूज़। जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, माइनस ही रहेगा। द रीजन इज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। सो सच रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन इन वैल्यू, क्योंकि कुछ नया आने वाला है तो पुराना जाएगा 101%। तो इनोवेशन आता है, रिसर्च आता है, समथिंग न्यू। आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पे उसको लेना पड़ेगा, राइट। मशीन में अगर इंस्टॉलेशन है तो इस मशीन में इंस्टॉल कराओ, अगर नहीं है तो नया मशीन लेना पड़ेगा, आपको मालूम है ये सब। तो ये सब कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ द न्यू थिंग, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड लास्ट, नेचुरल फैक्टर। ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, रेन, climate, etc., the estimated life of asset decreases.
or asset becomes useless and consequently the value of asset reduces. दिस इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिशिएशन। तो जो हमने मार्केट प्राइस पर देखा, एक्सीडेंट पर देखा, राइट, क्वांटिटी के तौर पर ये देखा, तो इन सब में कुछ ना कुछ तरीके से डिक्रीज होता है। ऐसा ही नेचुरल फैक्टर में कुछ भी आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, राइट, तो उसकी वजह से हमारा मशीन खराब होगा तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 से कम होकर 8 साल हो जाएगी ना, तो डेप्रिशिएशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल थिंग है ना। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर वर्क, कैसा आप आउटपुट देते हो, लेकिन उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कम हो जाएगी और उसके पीछे जो भी खर्चा होगा, यूजफुलनेस कम होगी, कंसिक्वेंटली वी कैन से द वैल्यू ऑफ एसेट ऑल्सो डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो डेप्रिशिएशन। तो दिस आर दी सम फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिशिएशन। ये ऐसे फैक्टर्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इसे ध्यान पर लेते हुए आपको यही याद रखना है कि हमारा बिजनेस जो भी एसेट परचेज होती है उसमें कितना हम डिडक्शन या रिडक्शन करते हैं एंड परसेंटेज के बेस पर, वो सब हमारे लिए डेप्रिशिएशन है। जितनी भी आपकी कोई भी एक एसेट है उसका प्राइस कम होता जा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, तो सब डेप्रिशिएशन कहलाएगा। सो रिडक्शन इज कंपलसरी और वो फिक्स टाइम पीरियड है, राइट, और उसकी लाइफ एडवांस में डिसाइड की जाती है। वो नॉन कैश है, रेवेन्यू एक्सपेंस नॉन कैश बोला जाता है उसको, राइट, वो टाइम बेस्ड है और प्रॉफिट एंड लॉस पर डेबिट होता है। ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द पर्टिकुलर सेशन, राइट। इन नेक्स्ट सेशन आई विल गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, हाउ टू कंसिडर दैट वन, और रेट जो भी है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके लिए थोड़ी थियरी देख लेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन होगी डेप्रिशिएबल एसेट्स की। थैंक यू।